नमस्ते बच्चों। कक्षा 12 में हिंदी साहित्य का अध्ययन करने वाले सभी बच्चों के लिए यह वीडियो प्रासंगिक और सार्थक और महत्वपूर्ण है। आप होमवर्क करें या बोर्ड परीक्षा की तैयारी करें, किसी भी लिहाज से देखें तो यह पूरा का पूरा वीडियो आपके बेहद काम का है। वीडियो पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है करें, लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। आज का हमारा जो अध्याय है वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता सरोज स्मृति। पाठ्य पुस्तक है अंतरा भाग 2, इसका भी पद्य खंड। और संकलन करने वाले हैं अभिनव सरोवा, प्राध्यापक हिंदी साहित्य और अनिवार्य दोनों का अध्यापन करवा रहे हैं। अब देखिएगा, पहला प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक परिचय लिखिए। उत्तर में लिखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1898 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल नामक गांव में हुआ था। वैसे इनका मूल गांव जो है वो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का गढ़कोला गांव है, लेकिन हमें सिर्फ जन्म से ही मतलब है, क्योंकि साहित्यिक परिचय में साहित्य संबंधी चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिनमें भाव पक्ष और कला पक्ष से देखे जाते हैं। भाव पक्ष देखें कि निराला छायावादी के साथ साथ प्रगतिवादी कवि भी थे। निराला के साहित्य में शोषण का विरोध, शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति दिखाई देती है। बादल राग कविता में वे क्रांति का आह्वान करते हैं, वहीं तोड़ती पत्थर प्रगतिवादी रचना है। निराला प्रकृति और किसान मजदूर से प्रेम करने वाले कवि थे। कला पक्ष होगा, निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। यह छोटे वाले जो प्रश्न होंगे एबेसेदा वाले, उनमें भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। आप छायावादी और स्वच्छंदतावादी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं। आपका रचना संसार अत्यंत व्यापक है। निराला के साहित्य में विचारों की व्यापकता, विविधता और गंभीरता दिखाई देती है। आपने तत्सम शब्दों से युक्त क्लिष्ट और आम बोलचाल की भाषा में लेखन कार्य किया है। रचनाएं आपकी काव्य संग्रह में परिमल, गीतिका, अणिमा, बेला, नए पत्ते, तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा इत्यादि। उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, बिलेसुर बकरीहा, काले कारनामे, चतुरी चमार इत्यादि। और कहानियां हैं सुकुल की बीवी, लिली आदि। अब आते हैं पहले प्रश्न पर कि सरोज स्मृति किस प्रकार का गीत है। तो सरोज स्मृति निराला के द्वारा लिखा गया एक शोक गीत है। यह कैसा है? एक शोक गीत है, मतलब अपनी बेटी के देहांत के पश्चात वो उसकी स्मृति में यह कविता लिखते हैं। बड़ी कविता है, 20 भागों में विभक्त है। हमारे कोर्स में 20वां भाग लिया गया है। दूसरा प्रश्न है सरोज स्मृति नामक गीत में सरोज कौन है। तो इस रचना में सरोज कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुत्री है। कवि द्वारा श्रद्धांजलि रूप में सरोज को क्या समर्पित करने की इच्छा व्यक्त की गई है। तो कवि ने अपने पुण्य कर्मों के फल को समर्पित करने की इच्छा व्यक्त की है कि मेरे जितने भी पुण्य कर्म हैं, मतलब मेरे अब तक के पुण्य अच्छे कर्म हैं, उसका फल मुझे न मिलकर किसे मिल जाए? सरोज को मिल जाए, ऐसा उन्होंने इच्छा व्यक्त की है। सरोज की विदाई के समय कवि को किसकी याद आती है और क्यों? तो कवि निराला को सरोज की विदाई के समय कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला की याद आती है, क्योंकि शकुंतला भी सरोज की तरह मातृहीन थी या मातृविहीन थी। सरोज के नववधू रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए कि जब वो दुल्हन के रूप में बनती है या दुल्हन बनती है तो उसका रूप कैसा था, उसका वर्णन करना है। हमारे पाठ्यक्रम में जो कविता संकलित है उसके माध्यम से उसके आधार पर देखें तो देखते हैं कि नववधू के रूप में सरोज अत्यंत सुंदर दिखाई दे रही थी। सर्वप्रथम उस पर शुभ कलश का पवित्र जल छिड़का गया। उसकी स्मित मुस्कान बिजली की तरह प्रतीत हो रही थी। वह अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ अपने पिता को देख रही थी। नववधू के रूप में सरोज की छवि बिल्कुल अपनी माँ से मिल रही थी। उसके हृदय में पति की सुंदर छवि व्याप्त थी और वह अपने भावी दाम्पत्य जीवन की सुखद कामना
कर रही थी। उसके अंग अंग से प्रसन्नता झलक रही थी। उसी प्रसन्नता के साथ साथ उसकी आंखों में लज्जा व संकोच स्पष्ट झलक रहे थे। लज्जा और संकोच के कारण ही उसके होठ कांप रहे थे। नववधु के रूप में सरोज रति का साकार रूप प्रतीत हो रही थी। अगला प्रश्न देखें कि कवि निराला को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई। तो उत्तर लिखा है कि सरोज स्मृति नामक लंबी कविता के इस अंश में कवि को अपनी पत्नी की याद दो प्रसंगों में आती है। पहला प्रसंग, जब कवि ने सरोज को दुल्हन के रूप में देखा, तब सरोज में उसकी माता की झलक नजर आ रही थी। उस समय कवि को अपनी पत्नी के साथ बिताए गए समय की याद आती है। दूसरा प्रसंग, ये तो विवाह के दुल्हन बनी तब की। दूसरा प्रसंग, विवाह के पश्चात या उपरांत सरोज की विदाई के समय कवि को अपनी पत्नी की याद आती है, क्योंकि विवाह के बाद पुत्री को दी जाने वाली कुल शिक्षा स्वयं कवि निराला द्वारा ही दी जाती है। जबकि ये दी सरोज की माता जी जिंदा होती तो वे देती, लेकिन सरोज की मां नहीं है। उस स्थिति में निराला उसे मर्यादाओं की शिक्षा दे रहे हैं, तब उसे या उन्हें अपनी पत्नी की याद आती है। इस प्रकार माँ के उत्तरदायित्व का निर्वहन करते समय कवि को अपनी पत्नी की याद आती है। करते समय, करने शब्द गलत है। सातवां प्रश्न है, आकाश बदलकर बना मही में आकाश और मही शब्द किनकी ओर संकेत करते हैं। तो पंक्ति में आकाश शब्द कवि निराला की दिवंगत पत्नी और मही शब्द निराला की पुत्री सरोज के लिए प्रयुक्त हुए हैं। सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था, अथवा कवि ने सरोज के विवाह को आमूल नवल क्यों कहा है। तो सरोज का विवाह एक सामान्य विवाह था, जिसमें कोई भी आंतरिक या बाह्य प्रदर्शन नहीं किए गए थे। मतलब हम देखते हैं कितनी धूमधाम से लोग तड़क भड़क के साथ करते हैं, लेकिन सरोज का विवाह बहुत ही सामान्य तरीके से किया गया था। किसी भी प्रकार का कोई प्रदर्शन, कोई दिखावा इसमें नहीं था। इस विवाह में कुछ निकट के संबंधी ही उपस्थित हुए थे, क्योंकि कवि द्वारा बहुत लोगों को निमंत्रण नहीं दिया गया था। न तो दिन में संगीत कार्यक्रम का आयोजन ही किया गया और न ही रात के जागरण का। विदाई के वक्त भी कुल शिक्षा पिता द्वारा ही दी गई थी। एक तरफ आज के विवाहों में जहां धन और दिखावे का बोलबाला रहता है, वहीं इस विवाह में इनका कोई स्थान नहीं था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सरोज का विवाह पारंपरिक प्रदर्शनों से रहित होने के कारण अन्य विवाहों से पूर्णतः भिन्न था। अगला प्रश्न है, वह लता वहीं की जहां कली तू खिली पंक्ति में किस प्रसंग को उद्घाटित किया गया है। उत्तर लिखा है कि इस पंक्ति में कवि निराला द्वारा अपनी पत्नी को लता और पुत्री सरोज को कली कहा गया है। कवि कहना चाहते हैं कि सरोज की माता की जन्म स्थली पर ही सरोज को भी अत्यंत स्नेह और प्यार मिला था। अगला प्रश्न, मुझ भाग्यहीन की तू संभल। क्या निराला की यह पंक्ति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम की मांग करती है। क्या लिखते हैं, देखें कि कवि निराला का जीवन संघर्ष और अभावों में बीता था। परिजनों व पत्नी की अकाल मृत्यु ने उन्हें गहरा आघात दिया। पुत्री सरोज ही उनका एकमात्र संबल या सहारा बची थी। विवाह के बाद सरोज की भी असामयिक मृत्यु हो जाती है। असामयिक का मतलब है समय से पहले। सरोज की मृत्यु के बाद कवि निराला स्वयं को भाग्यहीन कहने लगते हैं। वो अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानते हैं। अभावों के कारण वे अपनी पुत्री को समुचित शिक्षा भी नहीं दिलवा सके थे। इससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम की कमी महसूस होती है। यदि उस समय ऐसे कोई कार्यक्रम चल रहे होते तो जिस अभाव के कारण निराला ने सरोज को शिक्षा की सही व्यवस्था नहीं कर पाए थे, वह व्यवस्था इस अभियान के अंतर्गत की जा सकती थी। यदि उस समय ऐसा कोई कार्यक्रम चल रहा होता तो संभव था कि पिता की व्यवस्थाओं के बावजूद भी सरोज सरकारी सहायता से अपनी शिक्षा को पूरा कर लेती। सुशिक्षित होने व अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने से सरोज असामयिक मृत्यु से बच सकती थी। अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला
पहली पंक्ति है, नत नयनों से आलोक उतर। तो दुल्हन के जोड़े में सरोज की सुंदरता अद्वितीय थी। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था उसके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे विनम्रता से झुकी उसकी आंखों में एक प्रकाश व्याप्त हो गया है, और वही प्रकाश उसके होठों पर उतरकर थर थर कांप रहा है। श्रृंगार जो रहा निराकार। कवि निराला ने सरोज के दुल्हन रूप में उस श्रृंगार के दर्शन किए जो कवि के काव्य में उपस्थित रहता था। कवि को लगा जैसे उनके काव्य का रस ही सरोज के श्रृंगार में साकार हो गया है। पर पाठ अन्य यह अन्य कला। इस पंक्ति का संबंध उस सरोज की शादी के पश्चात के विदाई के समय से है। तो विदाई के समय कवि को कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला की याद आती है। सरोज और शकुंतला दोनों ही मात्रहीन थीं। इस एक समानता को छोड़कर उनमें और कोई समानता नहीं थी। मतलब ये कहा जाए कि सरोज में और शकुंतला में क्या समानता थी, तो हम कहेंगे दोनों की ही माताओं का निधन हो चुका था। बाकी और कोई समानता कोई थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं। तो इस एक समानता को छोड़कर उनमें कोई समानता नहीं थी, और उनकी शिक्षा दीक्षा, उसकी संस्कार, परिस्थितियों में भी पर्याप्त अंतर था। तब कवि लिखते हैं, पर पाठ अन्य यह, परंतु पाठ अन्य यह अन्य कला, कि यह अन्य पाठ है और अन्य कला है। अगला प्रश्न है, यदि धर्म रहे नत सादामात। तो इसका वर्णन कहाँ है? देखें कि सरोज की मृत्यु के उपरांत कवि उसे संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैंने जीवन भर धर्म का निर्वाह किया। यदि मेरे धर्म पर बिजली भी गिरे या विपत्तियों का पहाड़ भी टूटे तो भी सिर झुकाकर उन्हें स्वीकार कर लूँगा। अगला प्रश्न देखें कि मुक्त छंद या केंचुआ छंद या छंद मुक्त काव्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? पहले ही हमने बात कर ली थी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। निराला ने सरोज का तर्पण कैसे किया था या किस प्रकार किया? उत्तर लिखेंगे कि भारतीय परंपरा में पितरों के तर्पण का एक विधान है जिसमें तिल और जौ मिश्रित जल से तर्पण किया जाता है। लेकिन कवि निराला अपने जीवन के संचित पुण्य कर्मों का समर्पण करके सरोज का तर्पण करते हैं। मतलब अपने जीवन में जितने भी संचित किए हुए पुण्य कर्म थे, अर्थात जितने भी अच्छे कर्म उन्होंने किए थे, उन सारे कर्मों का जो भी प्रतिफल मिलना था वह सारा का सारा वे सरोज को समर्पित कर देते हैं, और इसी प्रकार से सरोज का तर्पण करते हैं। यह अपने आप में एक विशेष प्रयास था, और कविता में इसके लिए लिखते हैं, कन्ने गत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। कवि ने भाग्यहीन किसे कहा है? ऊपर बात करी थी कि मुझ भाग्यहीन की तू संभल। तो मुझ मतलब मेरे, मैं भाग्यहीन हूँ, और मैं यहाँ पर कौन है? कवि निराला। भाग्यहीन कवि का सहारा कौन है? तो मुझ भाग्यहीन की तू संभल, तू यहाँ पर कौन है? सरोज। अब आगे लिखते हैं कि सरोज स्मृति कविता का मूल भाव या प्रतिपाद्य लिखिए, या इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। तो सरोज स्मृति नामक लंबी कविता का यह अंश कवि निराला के उल्लास और शोक को अभिव्यक्त करता है। इसमें करुण भाव की प्रधानता है। अपनी पुत्री के समुचित पालन पोषण न करने की पीड़ा, न कर पाने की पीड़ा है, वहीं उसके विवाह की प्रसन्नता की झलक भी देखने को मिलती है। कवि की वेदना और पीड़ा का चित्रण इस कविता में हुआ है। सरोज स्मृति रचना किस पर केंद्रित है? तो यह कविता निराला की दिवंगत पुत्री सरोज पर केंद्रित है। निराला की काव्य भाषा की विशेषता लिखिए। तो निराला की काव्य भाषा के अनेक रूप और स्तर देखने को मिलते हैं। एक तरफ राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसे तत्सम शब्द प्रधान रचनाएं हैं वहीं दूसरी तरफ भिक्षुक जैसी आम बोलचाल की भाषा में लिखी गई रचना भी है। भाषा की कसावट, शब्दों का सार्थक प्रयोग और अर्थ की प्रधानता उनकी काव्य की प्रमुख विशेषताएं मानी गई हैं। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। अगले वीडियो में हम आगे के कविताओं के साथ आपके समक्ष फिर से उपस्थित होते हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, साथ दीजिए, सहयोग कीजिए। धन्यवाद।